दोस्तों नमस्कार। इस देश में करप्ट है कौन? दिल्ली में तो कम से कम 14 बरस बीत गए और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने शुरू की थी, राजनीतिक तौर पर राजनीतिक पार्टी में बदलकर वह खुद सत्ता में भी आ गए। तो 2011 और 2025 संयोग ऐसा है कि कल चुनाव का रिजल्ट आना है और यह तय होना है कि 2011 में जिन्होंने जन लोकपाल की मांग करते हुए खुले तौर पर यह कहा था कि इस देश के भीतर में हर राजनीतिक सत्ता और हर ताकतवर शख्स उसके खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत जन लोकपाल के नाम पर होनी चाहिए। लेकिन अजीबोगरीब त्रासदी तो यह भी रही कि बीते 14 बरस में पहली बार 2013 में जब जन लोकपाल की मांग करते हुए संगठन जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से निकले थे, उन्होंने जन लोकपाल दिल्ली के भीतर इस तौर पर स्थापित किया नहीं जिससे इस देश के ताकतवर लोग अगर भ्रष्ट हो जाएं तो फिर वह गिरफ्त में आ जाए। और जिस सरकार ने यानी जाती हुई उस दौर की कांग्रेस सरकार और पार्लियामेंट जिसने कहा था कि जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे, लेकिन तमाम बातें धरी की धरी रह गई। शायद इसीलिए बीते 14 बरसों में अब यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि संयोग कुछ ऐसा है कि कल दिल्ली का चुनाव रिजल्ट आएगा और आज इस बात को लेकर बहस चल पड़ी है, भ्रष्ट है कौन, करप्ट है कौन? क्या वाकई कोई व्यक्ति करप्ट है या पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन इस दौर में करप्ट हो चला है? अगर कोई करप्ट है तो उसके खिलाफ कौन से दरवाजे को खटखटाया जाए? इस देश के भीतर में जो सरकार के मातहत काम करने वाले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्या वह भी करप्ट है? और तो और इस देश के भीतर में लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस चुनाव आयोग की मौजूदगी है, कहीं वह भी तो करप्ट नहीं है? यानी करप्शन का जो मिजाज पैसे से चला था, करप्शन का वो मिजाज आज इस देश के लोकतंत्र को ही हड़पने तो नहीं ले गया है। इस सिलसिले को आज कहां से शुरू किया जाए? यह सिलसिला इसलिए बड़ा मौजू हो चला है क्योंकि आज सुबह ही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनके विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए टेलीफोन आ रहे हैं विधायकों के पास। एक दो नहीं, 16 के पास आए जो विधायक पहले थे और इस बार चुनाव मैदान में है। 15 करोड़ का ऑफर उन्हें किया जा रहा है और फिर इस ऑफर और आरोप को एक झटके में बीजेपी ने ना सिर्फ बेबुनियाद बताया बल्कि कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के लिए किसी दूसरे दरवाजे पर नहीं बल्कि सीधे एलजी का दरवाजा खटखटाया। एलजी ने बगैर देर किए हुए तुरंत ही कहा इसकी जांच शुरू कर डालिए। और जो एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली का है, एसीबी, उसने 3 टीम बना डाली और टीम ने पूछताछ करना शुरू कर दिया। एक टीम अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर पहुंची, एक टीम संजय सिंह से पूछने पहुंची, लेकिन संजय सिंह ने कहा मेरे पास क्यों आते हो, हम आप ही के दरवाजे पर आ जाते हैं और जानकारी दे देते हैं। एक जिन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने जो विधायक शेरावत हैं, जो पहले थे विधायक, अभी तो उम्मीदवार हैं विधायक पद के लिए, उनके भी दरवाजे पर एंटी करप्शन की टीम पहुंच गई। जांच शुरू हो गई, पूछताछ शुरू हो गई। ना कोई दस्तावेज, ना कोई मोहर, लेकिन जांच शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल से लंबा चौड़ा बयान लिया गया, एक नोटिस थमा दिया गया और कल का इंतजार नहीं किया गया। कहा गया हम लौट रहे हैं लेकिन आपको जवाब आज ही देना है। हम उस कच्चे चिट्ठे को दिखाएं उससे पहले एक दूसरी परिस्थिति भी जान लीजिए क्योंकि सवाल करप्शन का है। इस करप्शन के दायरे में कल काउंटिंग होनी है, यानी किसने वोट किसको पड़े दिए, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, सब कुछ कल पता चल जाएगा। और बार बार चुनाव आयोग पर यह आरोप लगते रहे कि दरअसल उसने चुनाव के आखिरी क्षणों में जितने वोट पड़े हैं उस वोट की संख्या को ही वो बढ़ा डालता है। और इसका आज खुला आरोप राहुल गांधी ने भी लगाया और कहा महाराष्ट्र में जो हुआ वो तो गजब ही हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर जितनी जनसंख्या मौजूद है
उससे ज्यादा वोटर हो गए, यानी एडल्ट जनसंख्या 9 करोड़ 54 लाख और वोट डालने वालों की संख्या 9 करोड़ 78 लाख। यह कैसे हो सकता है? और फिर उन्होंने एक एक सबूत देने शुरू किए। लेकिन आज जिक्र और अभी जिक्र तो दिल्ली का है। तो दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल ने जो 17C फॉर्म मिलता है, यानी जिन जिन बूथों पर जो जो बूथ को संभालने वाले पार्टी के लोग होते हैं, उसमें चुनाव आयोग के अधिकारी उस पर हस्ताक्षर करते हैं और बतलाते हैं कि इस बूथ में इतना वोट पड़ा है, यानी उससे कम या ज्यादा गिनती नहीं हो सकती है जो पहले हुई। तो दिल्ली की 70 की 70 सीटों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने हर बूथ के डॉक्यूमेंट्स को जमा किया, जिसको आप 17C फॉर्म के नाम पर जानते हैं, और उसको एक झटके में इलेक्शन इनिशिएटिव या इनिशिएटिव इलेक्शन.in पर पूरे दस्तावेज डाल दिए और कहा कि सारी जनता देख ले हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर बूथ पर कितने वोट पड़े हैं। यानी चुनाव आयोग की गर्दन यह कहकर पकड़ ली कि देखिए, कल आप कुछ गड़बड़ी मत कीजिएगा, और जो 17C फॉर्म आप ही ने दिया है और जिस पे हस्ताक्षर हैं वहां पर मौजूद बूथ पर बैठे हुए अधिकारी के और वहां पर जो इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंट करने वाले अधिकारी हैं, तो गड़बड़ी मत कीजिएगा। एक सवाल, करप्ट इस तरीके से बीते 14 बरस में होते चले जाएंगे उस दिल्ली के भीतर, और चुनाव को लेकर जिस चुनाव में नहीं आने के इरादे का जिक्र करते हुए केजरीवाल चुनाव में आ गए, जिस जन लोकपाल की मांग करते हुए उन्होंने सत्ता में आए, लेकिन जन लोकपाल दिल्ली में अमली रूप ले नहीं सका, देश के भीतर भी नहीं ले सका है, वो सिर्फ दिखावा है। और उसके दायरे में इस देश के सत्ताधारी अक्सर नहीं आते हैं, क्योंकि जन लोकपाल होता इस देश के भीतर तो वो प्रधानमंत्री को कटघरे में तो खड़ा कर ही सकता था पीएम केयर्स के नाम पर। ऐसी बड़ी सारी लंबी फहरिस्त है इस देश में भ्रष्टाचार कैसे किस रूप में होता है। लेकिन सवाल तो यह है, करप्शन के आरोप पॉलिटिकल तौर पे लगते थे या ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लगे? और इस दौर में ऑर्गेनाइजेशन भी करप्ट हो गए और पॉलिटिकल पार्टियां भी करप्ट हो गई, और होते होते इस देश में जिनको जांच करनी है वह भी क्या करप्ट हो गए? तो आइए जरा इस सिलसिले को सिलसिलेवार तरीके से ही खोला जाए। पहला सवाल तो यह है कि करप्शन का आरोप विधायकों की खरीद फरोख्त का आम आदमी पार्टी ने लगाया, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को नोटिस थमा दिया गया। इसमें 4 बातें लिखी हुई है। इस नोटिस में लिखा हुआ है, क्या आप मान रहे हैं कि 16 लोगों को टेलीफोन किए गए? जो जिक्र आप कर रहे हैं आप पुष्टि करते हैं, और अगर पुष्टि करते हैं तो उसके सबूत दे पाएंगे आप? उन सभी टेलीफोन नंबर को दे पाएंगे आप? और जो पूरी प्रक्रिया हुई है जिसमें आपने जिक्र किया है 16 करोड़ का दिए जाने का, उसमें जो आप आरोप लगा रहे हैं उसको किस रूप में जांच की जाए, यह पुख्ता तौर पे आप बता पाएंगे? हमें लगता है एक क्षण के लिए पहले इस नोटिस को ही आप देख लीजिए। जो नोटिस थमाया गया, तकरीबन 2 घंटे तक लगातार एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठकर पूछताछ कर रहे थे, और उन्हीं बातों को जानकारी देने के लिए संजय सिंह एसीबी के दफ्तर चले गए थे। लेकिन महत्वपूर्ण तो यह है, आरोप जिसने लगाया वह कटघरे में है एसीबी के, और पूछताछ हो रही है। यह कल काउंटिंग से पहले एक आखिरी लड़ाई की मुनादी दिल्ली में हो चुकी है। लेकिन पहले इस नोटिस को देखिए। अब इस नोटिस को देखकर आप यह सवाल तो पूछ ही सकते हैं, अगर एंटी करप्शन ब्यूरो एक बना है और उसके अधिकारी ही अगर करप्ट हो जाएं तो फिर कोई क्या करेगा? दूसरा सवाल भी है, एंटी करप्शन ब्यूरो जो आरोप लगा रहा है उसको नोटिस थमा रहे हैं, लेकिन जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसको नोटिस नहीं थमा रहे हैं। यह दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, इस दौर में क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता जब कोई आरोप लगाते हैं तो उसके बाद दिल्ली की सुरक्षा का दायरा तो गृह मंत्रालय के अधीन है,
तो ऐसे में एलजी निर्देश दें और गृह मंत्रालय क्या ठप्पा लगा हो और वो दोनों अगर बीजेपी से जुड़े हुए हों और आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा हो तो फिर न्याय का रास्ता कैसे खुलेगा और कौन खोलेगा? यह तीसरा सवाल है। इन तीन सवाल के दायरे में एक बात छुपी हुई है कि कल चुनाव के परिणाम आने से पहले यह एक आखिरी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी अगर चुनाव हारती है तो पटाक्षेप तय है। उस राजनीति का जिसने 14 बरस पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में हुंकार भरी थी, एक ऐसी हुंकार जिसके जरिए इस देश में करप्शन को पूरे तरीके से खत्म करने की राजनीतिक मुनादी हो रही थी, पार्लियामेंट तक ठहर गई थी। उस दौर में 2014 में इस देश ने एक राजनीतिक परिवर्तन देखा। उस राजनीतिक परिवर्तन से ऐन पहले अगर आप याद कीजिएगा तो दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो और अन्ना आंदोलन के लोग जो थे वह गुजरात में गए थे गुजरात मॉडल का सच दिखाने के लिए। उस समय देश के प्रधानमंत्री उस राज्य के मुख्यमंत्री थे। गुजरात मॉडल आज की तारीख में भी एक रहस्यमयी चीज है, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली मॉडल भी इस चुनाव के वक्त में एक रहस्यमयी मॉडल के तौर पर रहा, जहां का मुख्यमंत्री रईसों के समान एक शीशमहल क्या बना चुका है। रहस्यमय इस तौर पर रहा क्या वाकई इस देश के भीतर मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं करते हैं। रहस्यमय रहा क्या वाकई दिल्ली के भीतर 9वीं की परीक्षा के बाद 10वीं के परीक्षा छात्र वही दे पाते हैं जिनका रिजल्ट ठीक हो, बाकियों को रोक दिया जाता है सरकारी स्कूलों में, क्योंकि यह एक शिक्षा का मॉडल दिल्ली है जो आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सार्वजनिक रैली में लगाया। रहस्यमयी है दिल्ली मॉडल, रहस्यमयी है गुजरात मॉडल, और लड़ाई दिल्ली के भीतर क्या गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल की है, या फिर इससे हटकर जो सवाल उठ रहे हैं इस देश के भीतर चुनाव को लेकर, जिसमें करप्शन का दायरा कहीं ना कहीं बिफर कर पहली बार चुनाव आयोग को गिरफ्त में ले रहा है। यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि आज महाराष्ट्र के दो नेता शिवसेना उद्धव ठाकरे की और एनसीपी शरद पवार की और राहुल गांधी तीनों बैठकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी जिक्र हुआ और उसमें नागपुर के करीब की कॉन्स्टिट्यूएंसी कामठी का जिक्र हुआ और उसमें बताया गया कि कामठी में विधानसभा के भीतर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले वह चुनाव जीत गए और उनको जितने वोट मिले उतने वोट चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से पहले जोड़ डाले। यानी वोटों की संख्या भी कैसे बढ़ जाती है, यह एक संदेहास्पद परिस्थिति पैदा हो गई। और यहीं से यह भी सवाल निकला कि अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में यह हुआ है तो दिल्ली में भी तो लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में कमोवेश हर महीने 1 लाख वोट का इजाफा कैसे नजर आ रहा है, 8 लाख वोट बढ़ गए, तो गड़बड़ी तो यहां भी हुई होगी। यानी करप्शन का दायरा लोकतंत्र के रक्षक चुनाव आयोग को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है और यह सवाल बड़ा हो जाता है तब इससे निपटे कैसे। लोकतंत्र तो पारदर्शी होता है, उस पर निगरानी रखने वाला संस्थान तो और ज्यादा पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के वक्त भी तकरीबन 5.5 करोड़ वोट कैसे 7 चरणों में बढ़ते चले गए, जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र के भीतर जहां पर लोगों ने कहा हम अपने गांव के लिए ही परीक्षण कर लेते हैं कि 2 वोट डाले हैं वो हम वोट डालते या नहीं डालते, एक बार बैलेट पेपर से देख लेते हैं, उसको भी डालने की इजाजत नहीं दी गई। यानी आत्म परीक्षण की इजाजत भी इस लोकतंत्र के भीतर जहां चुनाव शब्द आ जाए नहीं है। तो इसकी एक काट दिल्ली के चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने निकाली। उन्होंने 70 के 70 उम्मीदवारों से कहा कि आपके पास जो 17C फॉर्म है उस फॉर्म को ले आइए, हम उसे अपलोड कर देते हैं। और उन्होंने एक साइट बनाई, उस पे सारे 17C फॉर्म अपलोड कर दिए, सिलसिलेवार तरीके से किए, बताया कि देखिए इतने वोट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 17C फॉर्म आकर बूथ के बूथ देखते चले जाएंगे तो उसमें हर बूथ का आपको नंबर मिल जाएगा। मसलन नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल खड़े हैं,
वहां पर तकरीबन 1,08,764 वोट है और 123 जगह पर वोट पड़े, यानी 123 ईवीएम में वोट डाले गए। हर का उन्होंने 17C फॉर्म निकाला और अपलोड कर दिया कि कल कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। यानी खुले तौर पर जनता के बीच बातें आ गई, यानी जो काम इस देश के भीतर चुनाव आयोग को करना चाहिए, उस चुनाव आयोग के जरिए कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसको लेकर विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी इसको कर रही है अपनी बात को लेकर कि 17C फॉर्म यह कहता है। आप देख लीजिए किस तरीके से फॉर्म डाले गए हैं। मसलन नई दिल्ली के भीतर जो अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम हमने फॉर्म डाउनलोड किए, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा देख लीजिए, इस तरीके से ये फॉर्म डाउनलोड किए गए हैं। तो दिल्ली की राजनीति तो 13 बरस या कहें 12 बरस पहले पलटी थी, 2013 में, जब कांग्रेस हार गई थी। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, नई दिल्ली से खड़ी थी और वहां पर अरविंद केजरीवाल ने उन्हें हरा दिया था। इस बार उसी कॉन्स्टिट्यूंसी पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के बेटे खड़े हैं और साहेब सिंह वर्मा के बेटे भी खड़े हैं, प्रवेश वर्मा। यानी दो मुख्यमंत्रियों की विरासत लिए हुए दो बेटे हैं और एक मुख्यमंत्री जो इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं है, इस दायरे में आकर खड़ा है कि इस देश के भीतर में करप्शन की जड़ें फैलते फैलते चुनाव आयोग को भी अपने हिस्से में ला चुकी है। तो सवाल क्या यह है कि जिस करप्शन के खिलाफ की आवाज 13-14 बरस पहले जंतर मंतर से रामलीला मैदान तक सुनी जा रही थी, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई और सत्ता ने हर जड़ के साथ अपनी सत्ता की बिसात कुछ इस तर्ज पे बिछाती चली गई कि जहां पर अब करप्शन मायने नहीं रखता है। क्योंकि इस दौर में अगर आप फाइलों को खोजिएगा और फाइलों को टटोलना शुरू कीजिएगा, हमने जिक्र आपसे किया था पीएम केयर्स का, हमने आपसे जिक्र इस बात को लेकर भी करते हैं कि इस दौर में करप्शन को लेकर जो केंद्र सरकार पर आरोप लगने चाहिए थे, वो आरोप इसलिए भी नहीं लगे क्योंकि सीएजी करप्ट हो गया। तो सीएजी ने कोई रिपोर्ट बनाई नहीं कि सरकारी मंत्रालयों में काम कैसे हो रहा है, हेरफेर कैसे हो रहा है। वही सीएजी जिसने 2G की फाइल बनाई, वही सीएजी जिसने कोयला कांड का पूरा फाइल बताया और परसेप्शन के आधार पर बताया कि कैसे घपले घोटाले हुए, बाद में कहा गलती हो गई। उस सीएजी ने इस दौर में मंत्रालयों को लेकर कोई बजट नहीं रखा। एक बजट रखा जरूर, सड़कों को लेकर बड़ा बवाल मचा, फिर चीजें शांत हो गई। लेकिन इस दौर में करप्शन का दूसरा हिस्सा शराब घोटाला भी है, शीश महल भी है, बसों की खरीद को लेकर भी बात उठी, जल बोर्ड के भीतर के घपले को लेकर भी बात उठी। और तो और जिस दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी के तमाम कद्दावर नेता जेल चले गए और जेल से छूटकर बाहर आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार करप्शन के आरोप में गए लोगों को जिन्हें जेल भेजा, उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी, उन्हें राहत और रियायत दे दी कि आप आइए चुनाव प्रचार कीजिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मत बैठिए। यानी करप्शन का राजनीतिक मिजाज इस देश के सिस्टम का हिस्सा कब कैसे बन गया और लोकतंत्र के पिलर भी इसमें कैसे समाते चले गए, शायद दिल्ली एक अबूझ पहेली है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, संसद की मोहर, दिल्ली में एलजी का पूरा सत्ता चलाने का तरीका, दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने जाने के बावजूद भी बिना अधिकार, इस दौर में करप्शन के आरोपों के चलते 1-2 नहीं 6 लोग जेल गए, लेकिन सब कुछ सामान्य है। वोटिंग हुई, इलेक्शन हुआ, प्रचार हुआ, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला, लेकिन सभी बरी है या कल सभी जेल में जाने को तैयार है क्या? शायद इसीलिए
यह एक आखिरी लड़ाई है, काउंटिंग से पहले की एक आखिरी लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जिसका हश्र कल पता चलेगा क्या होगा, लेकिन आज की शाम संदेश बहुत खुलकर दे रही है कि दिल्ली के चुनाव परिणाम भारत की राजनीति में उस चैप्टर का पटाक्षेप कर देंगे जिसके भीतर भ्रष्टाचार शब्द दर्ज था, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का जिक्र था, जन लोकपाल के आश्रय इस देश के हर कद्दावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जिक्र था। सब कुछ खत्म है और राजनीतिक तौर पर नोटिस अरविंद केजरीवाल की टेबल पर पड़ा हुआ है। चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए initiativeelection.in के साइट पर दिल्ली में कितने वोट किस कॉन्स्टिट्यूएंसी और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की किस बूथ पर कितने वोट पड़े सब कुछ दर्ज है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं, इसे सत्ता का वो नेक्सस कहते हैं, जिस नेक्सस के दायरे में सिस्टम भी छोटा पड़ जाए और लोकतंत्र के पिलर खोखले से नजर आने लग जाएं। इस राजनीतिक मिजाज को देखकर आप शोर मचा सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते सिस्टम को, क्योंकि आपके शोर और हंगामे को भी उसी सिस्टम का एक पुर्जा करार दे दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।